उसको भी लेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, इस वजह से थोड़ा सा बिजी हो गए उसमें, और जल्दी आपकी स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, तो सॉल्यूशन, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे आपको करवाने हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। एक तो आपका बहुत दिन से डिमांड आ रही है, वही आपका सिलेक्शन रूल एक बार अच्छे से और बताना है। तो सिलेक्शन रूल को मैं समझाऊंगा, एक क्लास लूंगा अभी, ठीक है ना। दूसरा, मैं आपको करवाऊंगा एक सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाते थे, वो चीज आपकी सोल्यूशन में भी आती है। डीपी एंड डीएम के पार्टिकल आपको दे दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है ना। और आपका फिर चेंज किया जाता है, तो इमल्सन और ये सारी चीजें मैंने वहां नहीं करवाई थी ना। सॉल बनता है, सॉलिड सॉल बनता है, इमल्सन बनता है, जेल, ये सारी चीजें आपकी बनती हैं। तो वो भी मुझे आपको करवाना है डिटेल में अच्छे तरीके से। उसके एग्जाम्पल अपडेट होकर आए हैं एनसीईआरटी में, इस वजह से मैंने अपने नोट्स से वो सारी चीजें हटा दी थी, क्योंकि नोट्स में पुरानी चीजें लिखी हुई थी, इस वजह से, ठीक है, नहीं बताया था आपको। तो नई एनसीईआरटी जो आई है उसमें कुछ एग्जाम्पल बदल दिए गए हैं, ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, कुछ तो हटा दिए गए हैं और नए ला दिए गए हैं। इस वजह से मैं उनको आपको करवाऊंगा। और तीसरा आपका रह गया है अभी आयनिक इक्विलिब्रियम का छोटा सा 1-2 पॉइंट आपका, कि ऑस्मोट जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज क्या होता है इसका, ठीक है ना। तो यूज ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम इन एनालिटिकल केमिस्ट्री कैसे हम करते हैं, वो सारी बातें। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये सभी बच्चों से जो रिकॉर्डिंग देखते हैं और लाइव देखते हैं इनको जरूर कर लें, वरना ये नोट्स में आपको मिलेंगे नहीं। कुछ अपडेट हुए हैं ना इसमें, एनसीईआरटी बदली है, तो इस वजह से मैंने इनको उनके साथ नहीं करवाया था। तो सभी लोग इनको देख जरूर लें, वरना कहोगे ये तो करवाया नहीं था। अगर क्वेश्चन आ गया तो बाद में कहोगे ये तो आपने नोट्स में करवाया नहीं था, बाहर से आ गया नोट्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से इसको कर जरूर लेना अच्छे से। आइए, चलिए, तो सोल्यूशन को स्टार्ट किया जाए। आज का मैं आपको कुछ HW दे देता हूं, जिससे कि आप शाम तक उसको पढ़ लें, ठीक है। HW आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना है और एडिशन रिएक्शन को पढ़ना है, ठीक है ना। ये 2 रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से मैकेनिज्म पढ़नी है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और एडिशन को आपने पढ़ लिया, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शन जो है पूरी हो जाएंगी। तो पूरा रिवाइज आप कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इसको रिवाइज करिए। अब मैं एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, अब डेली आपको कुछ ना कुछ दिया जाया करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर ऐसा कुछ दिया करिए, जिससे कि हम, आप देंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ सीरियसली उसको कर पाए, ठीक है। तो मैं आपसे इसके क्वेश्चन भी पूछूंगा फिर, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास सफिशियंट है। डेली आपको कुछ ना कुछ HW में मिलेगा, इसको आपको करना ही करना है। ईमानदारी के साथ फॉलो करिए, इस तरीके से आपका रिवीजन अच्छे से होगा, ठीक है। मैं कोई भी टॉपिक अपने हिसाब से दे दिया करूंगा और वो आप उसको करके लाया करोगे। 1-2 क्वेश्चन बाद में आपका हो जाया करेंगे, ऐसे पूछ लिया करेंगे, जिससे कि पता चले हाँ भाई कितना याद है आपको, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन आपको रिवाइज करना है ईमानदारी के साथ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 30 मिनट में अगर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे तो 30 मिनट बहुत होगा, सफिशियंट होगा, ठीक है। चलिए, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करें। सोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है आपके नीट एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो आप मानकर चलिए। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जिसका मैं आधा पार्ट अगर देखा जाए तो इसका ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, और आधा मुझे अभी आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। ये लाइन तिरछी क्यों हो रही है भाई? दिख रहा हूं मैं सबको? कैसा दिख रहा हूं? बढ़िया। आइए, बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन को करना है। हाँ बताओ अदिति, सुन रहे हैं, बताओ, सुन रहे हैं, बताओ। स्मार्ट लग रहा हूं? बहुत अच्छे। ई स्मार्ट बोले, ई, और फिर बाद में आ गया नहीं स्मार्ट लग रहे हो। पहले चिल हो, क्या ये पूछते रहते हैं, तो ई जैसे गुस्सा नहीं आता है वैसे किया। कल जो क्वेश्चन दिया, आंसर क्या है,
कर किया है, क्या कर लिया है? ठीक है, आंसर बता देंगे, करवा देंगे उसको। अभी सोल्यूशन स्टार्ट करने दो, ठीक है। अभी तो मुझे पता भी नहीं कौन सा क्वेश्चन दिया था, मैं लेके भी नहीं बैठा हूँ उसको, तो मैं आपको करवाऊंगा रात वाली क्लास में, हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। आइए सोल्यूशन को स्टार्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तारीफ करने के लिए। टॉपिक पर आते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले एक जो पार्ट है आपका एनसीईआरटी में, उसमें इसमें सबसे पहले बात की गई है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपसे बात की गई है। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा और आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। जिसके पास हो वो स्कैन करके मुझे सेंड कर दे। एक बच्चे से तो मैंने ले लिए हैं, अर्नब नाम है, और बाकी आप लोगों ने जो हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए हैं उसका भी एक बार पीडीएफ बना के हमको दे दीजिएगा। जिसका भी राइटिंग अच्छा हो, बहुत बहुत भला होगा आप लोगों का, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे कि मैं और बच्चों तक दे पाऊं, बने हुए नोट्स नहीं है, ऐसे ही है मेरे पास, तो बुक से ही हम जो है एनसीईआरटी बुक से ही थोड़ा इधर उधर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पढ़ाते हैं अपने दिमाग में रख के, तो वही सारी चीजें हैं। एक अच्छे तरीके से नोट्स आप लोगों को देने के लिए होने चाहिए, तो वो आप सेंड कर दीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है, जिसमें आप ऑलरेडी पढ़कर आए होंगे। मोलैरिटी पढ़ रखे हो ना, ऑलरेडी पढ़ रखे हो। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, और क्या पढ़ाया था? परसेंटेज मेथड, कुछ परसेंटेज मेथड मैंने बताए थे ना आपको, और कुछ बताया था आपका स्ट्रेंथ, एक और बताया था आपका मोल फ्रैक्शन। और ये सारी चीजें कहां बताई थी? वॉल्यूमेट्रिक में। तो अब मुझे यहां पर पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप जाकर उसको देखोगे, ठीक है ना, इनको आप उसमें कर लोगे, ठीक है। दूसरा जो इसका सेक्शन होता है उसमें आप लोग पढ़ते हो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती हैं, ये 4 प्रकार की आपको पढ़नी रहती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। लिखेंगे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना जो मैं 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यहां लिखवाऊंगा, केवल और केवल वही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। उसके अलावा एग्जामिनर कई बार गलती आपसे कराने की कोशिश करता है, इनमें से कौन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, कुछ भी लिख कर दे देगा थोड़ा सा चेंज करके। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से यही याद होना चाहिए आपको, जिससे कि गलती करने से आप बचें, ठीक है। पहली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिखो चारों को जल्दी से। अब देखना वो कैसे आपसे गलतियां करवा सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। वो क्या करेंगे? 3-4 ऑप्शन देंगे, बताइए इनमें से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2 लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप देखोगे सभी हैं ये तो
या फिर वो चौथा ऑप्शन देंगे ही नहीं, नीचे लिख देंगे ऑल आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जबकि मैंने जो एक ऑप्शन आपको दिया उसमें मैंने रिलेटिव इन लोवरिंग वेपर प्रेशर नहीं बोला, मैंने केवल लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोला। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो एज इट इज आपको यहां पर याद होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, हो गया। चलिए भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या उससे पहले कुछ और चीजें मैं आपको लिखवा दूं, बता दूं, ठीक है ना। चलिए, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने जाना। अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा था उससे पहले मैं चाहता हूं आपको कम से कम ये तो पता चले कि आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है ना, तो आइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। 4 होती हैं ये तो आपको पता चल गया, लेकिन और डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप कैसे बताओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिरकार होती क्या है। ठीक है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मेरे साथ लिखोगे जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे मेरे साथ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ solution which depends on की जगह लिखो अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ solute present in the solution। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के अंदर किसी सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इस चीज पर, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चारों की चारों प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर। ठीक है ना, किसी सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो किसी सोल्यूशन में, उस पर कौन डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसकी मतलब अगर मैं आपसे बात करूं जिस सोल्यूशन की नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होते हैं उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। और कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात नहीं, ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा हो जाएंगी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। ठीक है, आगे चल के इस तरीके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, अभी आपको यहां पर इससे ज्यादा नहीं लिखना है। एक पॉइंट अच्छा और लिख लीजिए, फिर मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, जिससे कि आपको इस पॉइंट से आगे चल के अगर मैं समझाऊं तो मैं उसको रिलेट करवा पाऊं। जो बात मैंने अभी बोली उस बात को मैं पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूं, किस तरीके से लिखेंगे। ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी each colligative property is exactly related to other। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। आगे चल के आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, और हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल मैं सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और वो है आपकी, यहां पर डालोगे ऐसे, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको ऑस्मोसिस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस के बारे में तो आपने पढ़ रखा होगा बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी में पढ़ते हो ना ऑस्मोसिस कहाँ आती है, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते होगे, मेरे ख्याल से दूसरे चैप्टर में शायद है, प्लांट फिजियोलॉजी के दूसरे चैप्टर में, तो वहां पर आप पढ़ते हो व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है ना, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं ऑस्मोसिस क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक बर्तन है, कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और ये जो दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है, ये मैंने डिवाइड किया यहां पर, ये जो मैंने इसको डिवाइड किया वो डिवाइड किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा मैंने इस कंटेनर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और एक हिस्से में मैंने अब यहां पर भर दिया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम थी। अगर कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की कम होती है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें किसकी मात्रा कम होगी, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की? सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी या सॉल्वेंट की? अगर किसी की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट कम हो जाएगा, बोले तो सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, और इस तरीके के सॉल्यूशन को, जहां पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, उस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बोलो? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक आपका हो गया। एक सॉल्यूशन मैंने ऐसा लिया जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या ज्यादा थी। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हो गए तो आप मुझे बताइए सॉल्वेंट कम हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्वेंट कम हो जाएगा, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो झिल्ली आपको यहां पर दिख रही है, इस झिल्ली को आप क्या बोलोगे यहां पर? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इसी को हम एसपीएम भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम एसपीएम भी कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये बच्चों दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एक होती है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको लिखवा दूं, इसकी कहानी पहले यहीं पर खत्म कर दें, उसके बाद आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक आपकी नेचुरल होती है और दूसरी आर्टिफिशियल होती है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो प्रकार की होती है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बस उतना ही मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, वैसे तो इनके एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वही आपको पढ़ने जो एनसीईआरटी में है, उससे ज्यादा बाहर आपको नहीं जाना। ठीक है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो एग्जाम्पल होता है वो होते हैं आपके एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन। एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन, और भी चीजें लिखी हुई हैं जैसे कि गॉल ब्लैडर मेम्ब्रेन। तो वही बात आ गई, गॉल ब्लैडर भी तो एनिमल के अंदर ही होगा ना, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लिख लोगे। ठीक है, और पहचान जाओगे कि गॉल ब्लैडर मेम्ब्रेन हो जाए। ठीक है ना, और भी कई सारी मेम्ब्रेन लिखी हुई है, लेकिन वो एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन के अंदर ही आपकी आ जाती हैं। ठीक है ना,
आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में आपका आता है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में आपका आ जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, और दूसरा आपका आ जाएगा कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या आ जाएगा? कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड है इसका फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है। Cu2FeCN का होल 6। और ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड आपका होता है ना, ये कॉपर फेरोसाइनाइड आपकी बेस्ट मेम्ब्रेन होती है, बेस्ट एसपीएम इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल में, ठीक है। और भी होती हैं लेकिन बेस्ट आपकी यही होती है। एक और होता है परचमेंट पेपर, तो परचमेंट पेपर को और लिख लीजिएगा, परचमेंट पेपर। ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। परचमेंट पेपर को लिख लीजिएगा, समय पे आने की कोशिश किया करें। लिख लिया? परचमेंट पेपर, कॉपर फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कॉपर फेरोसाइनाइड। जल्दी लिखो, फिर समझाना है, फिर लिखना बंद कर दोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं आपको। चलो भाई, अब लिखना कर दो बंद और देखो। दो तरीके के सोल्यूशन मैंने आपको बताए इस कंटेनर के। हमने एक बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जिसमें मैंने दो तरीके के सोल्यूशन को भर दिया है, एक हाइपोटोनिक और दूसरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आपको पता है कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानो, ये करती क्या है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो आपकी केवल एक पार्टिकल के जो है एक ही पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ करती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, और वो होते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सल्यूट पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ नहीं करती, यानी कि यहां पर सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, और उस सॉल्यूशन के अंदर चाहे वो हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो, दो लोग प्रेजेंट होंगे। एक आपका सॉल्वेंट होगा, दूसरा आपका सल्यूट होगा। सल्यूट के पार्टिकल को तो ये किसी भी तरफ जाने नहीं देगी, किसको जाने देगी? सॉल्वेंट के पार्टिकल को। तो यहां जो मूवमेंट होगा इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो किसके पार्टिकल का होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होगा, सल्यूट के पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो सकता। और आपको पता है कि कोई भी चीज सही, वो अपनी ज्यादा मात्रा से हमेशा कम मात्रा की तरफ को जाने की कोशिश करती है। तो यहां पर ज्यादा मात्रा कहां पर होगी? ज्यादा मात्रा कहां पर होगी? हाइपरटोनिक में या हाइपोटोनिक में? सॉल्वेंट की ज्यादा मात्रा कहां पर होगी? सॉल्वेंट की ज्यादा मात्रा होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर में तो सल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी ना, हमको सॉल्वेंट का मूवमेंट देखना है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल एक ही पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ कर रही है, और वो है सॉल्वेंट का पार्टिकल। और सॉल्वेंट के पार्टिकल हाइपर में ज्यादा नहीं होंगे, हाइपो में ज्यादा होंगे। हाइपर का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसका मतलब उसमें सल्यूट के पार्टिकल की मात्रा ज्यादा हो गई। सल्यूट के पार्टिकल का तो मूवमेंट होगा नहीं,
किसका होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल का। और सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां जाना है? हाइपरटोनिक में जाना है, ठीक है ना। तो ये पक्का है कि हाइपोटोनिक में जाना है। हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट हाइपरटोनिक की तरफ को होगा, हाइपरटोनिक की तरफ को होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये तो हमारे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम समझ पा रहे हैं कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल का वो अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ को होगा। लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट यहां पर, जहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल कम है वहां से भी आपका, जिधर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है उस तरफ भी होता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट तो दोनों तरफ होता है, लेकिन जब आप उस मूवमेंट का नेट फ्लो देखोगे कि नेट फ्लो कहां पर है, तो वो नेट फ्लो आपको मिलेगा उनके ज्यादा मात्रा से उनकी कम मात्रा की तरफ को, ठीक है ना। तो यहां पर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ को नेट फ्लो आपको देखने को मिलेगा, नेट मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कर सकते हैं, वो इधर से इधर जा सकते हैं। तो यहां पर इधर से पार्टिकल इधर जाएंगे, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये इधर से इधर जाएंगे जरूर, लेकिन कुछ इक्का दुक्का पार्टिकल यहां हाइपर से भी यहां पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? हाइपर से हाइपो की तरफ को आएंगे, ठीक है ना। अगर 4 पार्टिकल इधर गए तो आपके 2 पार्टिकल इधर जा रहे हैं, या मैं कहूं 3 पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो आप बताइए नेट मूवमेंट किस तरफ आया? तो नेट फ्लो जो होगा वो आपका हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में हो रहा है। हाइपोटोनिक से किस तरफ हो रहा है? आपका हाइपरटोनिक की तरफ हो रहा है। मैं एक बार फिर जानना चाहता हूं, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किस पार्टिकल का हो रहा है? ये सॉल्वेंट के पार्टिकल एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, या सॉल्यूट के पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है? बताइए किसके हो रहा है? ये सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। सॉल्वेंट के पार्टिकल किस सोल्यूशन में ज्यादा होंगे? हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक में? किसमें ज्यादा होंगे? हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक में? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ज्यादा होंगे, हाइपरटोनिक में तो ज्यादा नहीं होंगे। हाइपोटोनिक का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ही होता है सल्यूट की मात्रा कम हो गई। हाइपरटोनिक का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन ज्यादा, ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब जिसमें सल्यूट की मात्रा ज्यादा। और सल्यूट को तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि सल्यूट का तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता। जो मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट का होगा, और सॉल्वेंट जिस तरफ ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट जिस तरफ कम है नेट मूवमेंट उसी तरफ होगा। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? नेट मूवमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में बहुत जल्दी इस पॉइंट को पकड़ा जाता है कि फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में, या नेट फ्लो। आप किसको देखोगे? आप उनके फ्लो को देखोगे या नेट फ्लो को देखोगे? हम सॉल्वेंट पार्टिकल के नेट फ्लो को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यही जो नेट फ्लो हो रहा है ना सॉल्वेंट पार्टिकल का अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, यही प्रक्रिया कहलाती है ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस क्या कहलाता है? मूवमेंट ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, कहां से? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज लिखवा दूं, आइए सबसे पहले ये लिख ले, और आपको आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। आइए, तो जहां आपने ये हेडिंग डाली थी और मैंने इतनी जगह आपको खाली छोड़ी थी, इसी जगह पर ऑस्मोसिस के आगे आप क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन को लिखोगे, ठीक है ना। लिखेंगे मेरे साथ, द नेट फ्लो ऑफ solvent from solution of
लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब हाइपो या हाइपर, हाइपोटोनिक, लोअर कंसंट्रेशन टू solution of higher concentration, हायर कंसंट्रेशन के ब्रैकेट में हाइपरटोनिक जरूर लिख लीजिएगा ताकि वो किसी भी तरीके से आपसे पूछे आप पूरा जवाब दे पाओ। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के टर्म में पूछ ले तब भी दे पाओगे, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन के टर्म में पूछ ले तब भी, ठीक है ना। किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल का नेट फ्लो जो होता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, वही नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। और ये किसके अक्रॉस होगा? ये होगा आपका, ये होता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो क्या आपको यहां पर ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज ऑस्मोसिस? आगे बढ़े, आगे बढ़ाऊं मैं इसको, ठीक है। तो यहां पर नेट फ्लो को दिखाओ, नेट फ्लो कहां से कहां हो रहा है? नेट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाइपो टू हाइपर और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेट फ्लो कहां से कहां हो रहा है? नेट फ्लो आपका हो रहा है हाइपो से हाइपर की तरफ को, मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो दनादन किससे किस तरफ आ रहे हैं? इस तरफ से इस तरफ लगातार आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, और मैं बैठकर इनको देख रहा हूं। अब मेरा मूड खराब हो गया, और सोचो जब मेरा मूड खराब होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं एक बर्तन लेकर आया या कोई भी एक ऐसी चीज लेकर आया, जब ये नेट मूवमेंट हो रहा था हाइपो से हाइपर की तरफ को, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने क्या किया, यहां ऊपर से एक प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। किसके ऊपर से? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर से किसी चीज के द्वारा मैंने उस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करूंगा तो आप बताइए नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा, मतलब यहां पर आने वाले मूवमेंट जो है, यहां पर इनका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया, नीचे दबाव पड़ा, इधर से आने वाले लोगों का जो मूवमेंट है, जो फ्लो इधर हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर जो ऊपर से लगाया जाए, किसके ऊपर? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक के ऊपर, वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर लगाते हैं, जिससे कि होने वाली ऑस्मोसिस, भाई ये ऑस्मोसिस ही तो हो रही थी, ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया था ना, सॉल्वेंट के पार्टिकल का नेट फ्लो जो हो रहा था, उसी ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया, किस सॉल्यूशन के ऊपर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर, वही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर? वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर, कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर? मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर अप्लाई किया गया, जिससे कि ऑस्मोसिस रोकी जा सके या रुक जाए।
कुछ भी आप कह सकते हो, रोकी जा सके, या ऐसे मान लो मैंने अप्लाई कर ही दिया तो रुक ही गई होगी, ठीक है ना। तो वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो होने वाली ऑस्मोसिस को रोक दे, वही एक्सटर्नल प्रेशर ही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखते हैं, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में एक पॉइंट आप लोग लिखोगे जल्दी से मेरे साथ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइए लिखिए। द मिनिमम एक्सटर्नल pressure which must be applied, अब आप लोग बताओगे, applied to हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्या लिखूं? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन in order to prevent the osmosis। वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस को रोक देता है, वही प्रेशर क्या कहलाता है? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। लिख लो तो बताना। हो गया? ठीक है, तो आप लोग क्या क्या समझ गए? आप लोग ऑस्मोसिस को समझ गए, आप लोग यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ गए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सारे टर्म क्लियर हैं। किसी को भी अगर कोई भी टर्म क्लियर ना हो, ठीक है ना, तो मुझे यहां पर बता दें अभी, क्योंकि वो क्वेश्चन यहां पर। अच्छा एक चीज और लिख लो, हम ये क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर लिख लो, जिससे कि आपको डायग्राम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है वो किसकी तरफ अप्लाई किया है? हाइपरटोनिक पर। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? लोअर कंसंट्रेशन, सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। चलो ये चीज तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखवा दी है, बार बार लिखवाने की जरूरत क्या है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, बताइए सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट कहां से कहां तक होगा? हाइपो से हाइपर, हाइपर से हाइपो, हाइपो से जो है आपका लोअर कंसंट्रेशन, या हाइपर से हायर कंसंट्रेशन। तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? हाई टू लोअर कंसंट्रेशन होगा ना सॉल्वेंट का। ओहो, देखा मैंने क्या बोला? कंफ्यूजन होगा, बहुत तगड़ा होगा, और होना स्टार्ट हो गया है। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ देर बाद और ज्यादा होगा कि हाइपो था या हाइपर था। भैया मैंने बोला आप यहां इसको देखो ना, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट आपसे पूछा है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट कहां ज्यादा होगा? जहां पर सल्यूट का अमाउंट कम होगा। और सल्यूट का अमाउंट कहां कम होगा? हाइपो में या हाइपर में? सल्यूट का अमाउंट तो हाइपो में कम होगा ना। जब हाइपो में कम होगा तो इसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ को आएंगे। नेट फ्लो ज्यादा से कम की तरफ कोई होता है, तो हाइपो से हाइपर की तरफ को होगा सॉल्वेंट का मूवमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं तो मैं यहां पर कुछ चीजें और बताना चाहूंगा ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है ना। चलिए, कुछ पॉइंट होते हैं आपके जो आपको लिखना है यहां पर।
नोट डालिए और नोट में सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, एक्स ऑस्मोसिस क्या होती है। एक्स ऑस्मोसिस क्या होती है? एक्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है आपका सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो आपका अंदर से बाहर की तरफ को हो। अंदर से बाहर मतलब अंदर, किसके अंदर की बात हो रही है? तो मेनली ये बात होती है आपकी एनिमल सेल की, ठीक है ना। एनिमल सेल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका होता है आरबीसी का। वैसे तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आरबीसी से रिलेटेड, आरबीसी को उठाकर रख देंगे, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक में पूछेंगे क्या होगा बताइए, फटेगी, फूल जाएगी, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल होता है एग का। एग के आउटर कवरिंग जो होती है, ठीक है ना, उस आउटर कवरिंग को आप हटा दीजिए, बचा हुआ जो एग है वो भी तो एक एनिमल सेल है ना भाई, अंडा तो देखा ही होगा, वो भी तो क्या होती है, एनिमल सेल ही होती है। उस एनिमल सेल को दो जगह रखा जाता है, एक आपका नॉर्मल में रखा जाता है, नॉर्मल वाटर में, ठीक है, और दूसरा आपका रखा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड पानी में या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। या फिर हटाओ छोड़ो, मैं एक साधारण सा एग्जांपल आपको देता हूं, ये तो सबने किया होगा। चना पानी में भिगोकर कभी खाया है? चना हो गया, चना के साथ साथ कभी कभी हम क्या करते हैं, उसमें किशमिश थोड़ी सी मिला देते हैं। किशमिश देखी होगी, किशमिश को क्या करते हैं हम मिला देते हैं उसमें, ठीक है ना। और पहले किशमिश को हम रखते हैं डाइल्यूट वाटर में या फिर डिस्टिल वाटर में आपका, ठीक है ना। डिस्टिल वाटर होता है जिसमें प्योर वाटर आपका सोल्यूशन होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें आपने किशमिश को रखा, ठीक है ना। और दूसरा आपने हाइपरटोनिक में रख दिया। हाइपरटोनिक का मतलब सैचुरेटेड, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है ना। तो जब आप उसको पानी में, नॉर्मल पानी में भर देते हैं तो क्या होता है, अगर उसमें आपने रात को किशमिश को पानी में भिगोकर रखा, पानी में भिगोने का मतलब आपने किशमिश को पानी में डाल दिया, जब आप पानी में डालोगे तो सुबह में किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? किशमिश गुस्सा हो जाती है कि मुझको पानी में क्यों डाला, इसकी वजह से फूल जाती है क्या? नहीं, जब आप किशमिश को पानी में डालते हो और वो केवल और केवल पानी था, ठीक है, वो केवल और केवल पानी था, उसके उसमें आपने बाहर कुछ भी नहीं मिलाया था, प्योर वाटर आपने लिया था, तो वहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा और अंदर, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो वो जो होगा यहां पर उसमें थोड़ी कंसंट्रेशन ज्यादा, उसके अंदर जो भी होता है, वैसे किसमें सूखी हुई होती है लेकिन फिर भी अंदर कंसंट्रेशन बाहर की तुलना में ज्यादा होगी, तो पानी अंदर, बाहर से क्या करेगा, अंदर आना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से ये जो होती है आपकी किशमिश फूल जाती है, ठीक है ना। वो गुस्सा होकर मुंह फुला के नहीं बैठ जाती है, तो इस वजह से आपकी किशमिश जो है फूल जाती है कि अंदर जो है आपकी ऑस्मोसिस होने लगती है, इंडोस्मोसिस इसको नाम दिया जाता है। ऐसे अगर अंडे को रखोगे, एग को रखोगे तो वो भी फूल जाएगा। ऐसे अगर मान लो किशमिश की जगह आरबीसी है, तो आरबीसी को भी अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप रखोगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर की तरफ को जाएंगे, आरबीसी फूलती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आरबीसी फट भी सकती है अगर ज्यादा लंबे समय तक आपने रख दिया तो, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन हो जाती है। तो इस वजह से आपका क्या होता है, आरबीसी को, अगर आपका आरबीसी के अंदर पानी जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंड ऑस्मोसिस, और अगर वही पानी आरबीसी से बाहर आ रहा हो, मान लो अगर आपने हाइपरटोनिक को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपने रख दिया, तो किशमिश क्या हो जाएगी, सूख के एकदम पतली हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का हाइपरटोनिक में आपने रखा, उसके अंदर जो भी पानी था वो भी आपने बाहर की तरफ को खींच लिया, एकदम बेचारी पिचक जाएगी, ठीक है ना। ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा डाइटिंग पे आई है, बहुत ज्यादा डाइटिंग पे थी है, ठीक है, कुछ खाया पिया ही नहीं, एकदम सूख जाएगी, और इसी को बोला जाएगा एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। जब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ को होगा तो इसको हम एक्स ऑस्मोसिस लिखेंगे, ठीक है ना। आइए जरा लिख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, ठीक है। आइए, ये आपसे पूछा जाता है,
कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं एक्स ऑस्मोसिस इंड ऑस्मोसिस को लेकर, तो पूछा जाता है जल्दी से लिख लो। मैं अंडे का एग्जांपल लेकर आपको लिखवा देता हूं कि एक्स ऑस्मोसिस कब होती है। एक्स ऑस्मोसिस तब होती है जब व्हेन एग इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, एग क्या कर जाएगा, एग क्या कर जाएगा बताओ, एग सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक नहीं है, हाइपरटोनिक में होगा, हाइपरटोनिक में होगा, हाइपरटोनिक में ना, एग्जॉस्मोसिस हाइपरटोनिक, क्योंकि अंदर से बाहर आना है तो हाइपरटोनिक में होगा। दूसरा, एंडोस्मोसिस कब होगी, कैसे फूलेगा, फूलेगा तब जब आप एग को, एग इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में रख दोगे तो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा बाहर कम, अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल कम बाहर सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा, तो वो अंदर से बाहर से अंदर आएंगे, तो इस वजह से वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किशमिश क्यों फूलता है पानी में, तब यही बोलूंगी सर कोई गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। आइए वो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपको, पीछे चलते हैं, ये लिख लो जल्दी से, ठीक है। अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो, ऐसे बाहर बना दो, एक अंडा बना दो, ठीक है, बाहर से अंदर जाते हुए दिखा दो ऐसे पानी को, फिर आपको ऐसे भी दिखाना पड़ेगा कि उसके बाद फिर वो फूल जाएगा। और यहां पर अगर दिखाना चाहते हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिख दो, बाहर आते हुए पानी दिखा दो, और उसके बाद अंडा किशमिश बन जाएगा सूख कर, ठीक है। ये हो गया आपका। आओ जरा देखो, जल्दी से समझोगे तो और आगे जाएंगे हम लोग, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें मुझे अब आपको बतानी है। एक पॉइंट और बचा है, इसको जल्दी से और समझ लो जरा। देखना, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आपको समझ में आया। मैंने ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कहां पर लगाया था, हाइपरटोनिक में मैंने कितना प्रेशर लगाया था, मैंने बस उतना प्रेशर लगाया था जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे। मान लो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर था जिसने सॉल्वेंट के पार्टिकल को यहां पर नेट फ्लो को, सॉल्वेंट पार्टिकल के नेट फ्लो बोले तो ऑस्मोसिस को रोक दिया था। मान लो अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, मैं यहां प्रेशर लगाए जा रहा हूं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जब यहां पर लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा प्रेशर, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक गई थी। लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगाया तो अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट होंगे हाइपरटोनिक में,
वो कहां जाने लगेंगे, वापस से जाने लगेंगे हाइपोटोनिक की तरफ। कहेंगे इधर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, चलो भाई वापस चलो। तो प्रेशर ज्यादा जब अप्लाई कर देते हैं हम, किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब हमारा हो जाता है अप्लाइड प्रेशर, तो ये जो चीज है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। जब आपने अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया, तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम हाइपर टू हाइपो। इधर से इधर ऑस्मोसिस थी, तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी। और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है आपकी आरओ टेक्नोलॉजी में। जो आरओ टेक्नोलॉजी आपकी होती है ना, उनमें हम क्या करते हैं, यही रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा यूज जो होता है वो समुद्र के खारे पानी को जो है पीने लायक बनाने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हर घर में आरओ लगा हुआ है, लेकिन इनको उतना ज्यादा प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मिनरल भी आपके वाटर में होने चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, जो एसेंशियल जो मिनरल होते हैं ना, उनको भी निकाल कर बाहर कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा ऐड देती हैं, इसका टीडीएस देखो, इसका टीडीएस देखो। आप कभी भी, जो सबसे महंगी कंपनी है बिस्लरी, मतलब सबसे ज्यादा वाटर उसी का बिकता है ना, उससे भी महंगे महंगे आते हैं, खैर उसका बिकता है। आप उसको पानी को पीना, अपने घर वाले पानी को पीना, आपको अलग टेस्ट आएगा। उसका पानी थोड़ा सा मीठा मीठा लगेगा। क्यों मीठा लगेगा, क्योंकि उसमें मिनरल की मात्रा होती ही नहीं, बहुत कम मिनरल होते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस वजह से अब देखा गया था, बाद में स्टडी हुई कि मिनरल को निकाल कर बाहर कर दे रहे हैं। इस वजह से आप देखना, वो प्यूरिफाई वाटर लिखेंगे या फिर उसमें मिनरल वाटर जो है जरूर ऐड करते हैं, ताकि पब्लिक को ये भरोसा रहे कि इसमें मिनरल भी है। जो एसेंशियल मिनरल आपके लिए होते हैं, आपकी फिजियोलॉजी के लिए जो है जरूरत होती है उनकी, वो मिनरल भी निकाल कर बाहर कर दिए जाते हैं। इतना ज्यादा ये लो कर देते हैं। तो ज्यादा आरओ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसी वजह से इम्यूनिटी जो है और ज्यादा वीक होती जा रही है। लोग सबसे ज्यादा बीमार क्यों होते हैं, पहले तो इतने हॉस्पिटल भरे नहीं रहते थे, अब तो जितने ज्यादा हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं उतना ज्यादा लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर कोई किसी ना किसी रोग से जो है वो ग्रसित है, कुछ ना कुछ रोग हर किसी को है। क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा जो हो गया ना, आजकल का खाना पीना लाइफ स्टाइल, ये बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी तो लगी जाती है, ठीक है। आइए, फिलहाल ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो इस वजह से मैं आगे बढ़ता हूं। तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस समझे। आइए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस पॉइंट नंबर 3 में जल्दी से नोट कर लो। आओ जरा, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, when applied pressure is greater than ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। जब हमारे द्वारा अप्लाई किया गया एक्सटर्नल प्रेशर, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पर लिख लेना, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जब हमारे द्वारा लगाया गया अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है ना। चलिए ये जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जल्दी से इस पॉइंट को भी लिखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मैं 2 पॉइंट आपका बस लिखवाऊंगा, ठीक है। वैसे तो कई सारी टेक्निक है, कई सारे मेथड हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के, लेकिन हम जो है 2 ही आपको लिखवाएंगे। पहला आप लिखेंगे बार्कले 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 एंड
हार्टलेज मेथड, दूसरा जो है मोर्से फ्रेजर्स मेथड, और भी कई सारे हैं, ठीक है, और भी कई सारे लिखे हुए हैं, जैसे टाउन सैंडर्स नेगेटिव प्रेशर मेथड, ये सारी चीजें और भी 4-5 होते हैं, मतलब तो वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आपके एग्जाम में बस एक पूछा गया अभी तक, और वो है आपका ये बार्कले एंड हर्टले मेथड। ये क्यों पूछा गया था? इस वजह से पूछा गया था क्योंकि ये बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, एंड ऑल्सो एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। ये एक्यूरेट भी होता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। ये मेथड बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी परफॉर्म कर लिया जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आई है, वो जो है यहां पर जो वैल्यू आती है वो एक्यूरेट भी आती है, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में आपने जाना, एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस के बारे में जाना, मेजरमेंट के बारे में आपने जाना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट इसके हो जाते हैं कवर। अब मैं चलता हूं आपके यहां पर न्यूमेरिकल पॉइंट पर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अब, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब मैं यहां पर नई हेडिंग आपसे पढ़वाने जा रहा हूं, आइए फिर से समझने वाली उसमें चलते हैं। यहां पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हॉफ, पूरा नाम, वॉयल वॉन्ट हॉफ लॉ, इन्होंने क्या बताया था? वॉन्ट हॉफ ने क्या बताया? वॉन्ट हॉफ ने यह बताया, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, कि जिस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल किसी गैस के अंदर बिहेव करते हैं, उसी तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल भी बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से आप किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो PV इक्वल टू nRT से कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी PV इक्वल टू nRT की इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हॉफ लॉ, जिस तरीके से लाइक गैस मॉलिक्यूल solute particle behave in dilute solution, जिस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल गैस में बिहेव करते हैं, उसी तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल भी बिहेव करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हम गैस का प्रेशर कैसे निकालते थे? गैस का प्रेशर हम निकालते थे PV इक्वल टू nRT से, उसी तरीके से यहां पर भी हम निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PV इक्वल टू nRT से, ठीक है ना। PV इक्वल टू nRT से यहां पर अंतर क्या हो जाएगा? अंतर यह हो जाएगा कि आपको पता है T क्या बताता है? आपका टेम्परेचर बताता है। PV इक्वल टू nRT में R क्या होता है? आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन अगर ये सोल्यूशन पर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए लगा रहे हो, तो R को यहां पर हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कांस्टेंट हम यहां पर बोलते हैं, ठीक है।
और यहां पर एन क्या होता है, एन को तो पता ही है आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और पी क्या होता है, ये आपका होता है यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात और समझिएगा, हो सकता है किताब में आपको ये लिखा मिले, किताब में वो क्या लिखते हैं, किताब में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, जरा देखना, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपके पास था, कोई नई बात नहीं होती। बुक में क्या करते हैं, P इक्वल टू वी को उधर ले जाते हैं, एन अपॉन वी इंटू आर टी कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये एन अपॉन वी को तो आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होती थी, मोलैरिटी, बोले तो कंसंट्रेशन आपकी होती है ना। तो वो क्या करते हैं, P को पाई से रिप्लेस कर देते हैं और एन अपॉन वी की जगह कंसंट्रेशन बोले तो C लिख देते हैं और R की जगह पर S लिख देते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है आपका पाई इक्वल टू CS और T को T ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो पाई इक्वल टू CST, ये कुछ नहीं है, ये है आपका वही सारी चीजें। लेकिन मैं कहूंगा दो दो चीजें याद करोगे, क्यों यार, जब ऊपर वाली चीज से ही नीचे वाली चीज आ रही है, और ऊपर वाली चीज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हमेशा याद रहती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी याद रहता है ना। तो नीचे वाली चीज को याद करने की क्या जरूरत है, बस इसको ध्यान में रखना है, लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। और इसके आगे लिख लेना बुक, ठीक है ना, बुक इज लैंग्वेज या फिर बुक वाला फॉर्मूला, कुछ भी आप लिख सकते हो। हमारा क्वेश्चन करने का जो फॉर्मूला होगा वो पीवी इक्वल टू एनआरटी ही होगा, ठीक है ना। कभी कभी इसका भी यूज हो जाता है, कभी कभी कैसे यूज हो जाता है आइए मैं आपको बताऊं। जब आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन दी जाती है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो वॉल्यूम अलग देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट अलग दे देते हैं, आर की वैल्यू, अच्छा आर की वैल्यू लिख लो, आर की वैल्यू क्वेश्चन में कभी कभी दी जाती है, आर की वैल्यू दी जाती है, वरना आपकी आर की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। आर की वैल्यू दो होती हैं आपके पास, ठीक है। लैग हो रहा है, सही तो है भाई, क्लियर है ना, क्या कोई कुछ पूछ रहा था, आओ। आर की वैल्यू दो होती हैं, कौन बताएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक होता है 0821 और एक होता है 8.314, याद आया। 0821 कब रखते हो, जब प्रेशर किस में लेते हो, एटीएम में, और वॉल्यूम प्रेशर एंड आपका ये वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में, बोलो। दूसरा वाला केवल अदिति ने बताया, दूसरा वाला प्रेशर की वैल्यू जब आप 8.314 लेते हो, इसका मतलब प्रेशर आपकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होती है, बताओ। लैग बहुत ज्यादा हो रहा है इनका, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की जो यूनिट हम रखते हैं मीटर क्यूब में रखते हैं, ठीक है ना। यहां तो आपको पता है हमारी जो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट होती है वो हमेशा हम एटीएम और लीटर में लेते हैं, इस वजह से आपका हमेशा हम जो हमारी केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है वो ये वाली यूनिट आर की यूज होती है, आप आर की यूनिट को वही रखोगे, ठीक है ना, वही वाली रखोगे, आपको क्वेश्चन में भी दे रखी होगी। वरना एक काम और करोगे, यूनिट को देख लोगे, प्रेशर की और वॉल्यूम की यूनिट क्या दे रखी है, ठीक है, तो उन यूनिट के हिसाब से काम करोगे। आइए मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर एक्वस solution of urea
एट 27 डिग्री सी, ब्रैकेट में आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या पूछा है आपसे, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपने फॉर्मूले में पी से, यही फॉर्मूला हमारे पास है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। अब यहां पर आपको कंसंट्रेशन पहले ही दे रखी है, कंसंट्रेशन का मतलब किसकी वैल्यू दे दी आपको, डायरेक्ट एन अपॉन वी की वैल्यू दे दी, कितना 0.2 मोलर आपको दे दिया, आर की वैल्यू दे दी, टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सी, हम किस में रखते हैं बोलो, हम रखते हैं हमेशा केल्विन में, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, आर की वैल्यू भी आपको दे दी, तो P इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। बताओ एन अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ गई 0.2, आर की वैल्यू कितना रख दूंगा यहां पर 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई, और ये क्या हो जाएगा आपका 300 केल्विन। जल्दी से कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आएगा 6.15 ATM, 6.15 ATM। जो आपका मोलरिटी दे रखी है 0.25 दे रखी है, 0.25, ठीक है, 0.25 दे रखी है, बाकी सारे डाटा क्लियर है आपके और सब सारी चीजें सही हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आई होप कि आप यहां पर अच्छे से कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप HW में करके लाओगे, उसके बाद एक नया पॉइंट और फिर उसके आगे की कहानी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप HW में करके लाओगे, क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% यूरिया सोल्यूशन एट 27 डिग्री सी। लिखवा देते हैं कैलकुलेट, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपका रात में 10 बजे वाली क्लास में, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सी, ठीक है। चलिए नोट करने के बाद यहां पर आओगे और मेरी बात सुनोगे, जब नोट हो जाए बता देना, हो गया। चलिए आइए अब मेरी बात सुनिए, आपने हाइपरटोनिक जाना, आपने हाइपोटोनिक जाना, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनोगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखो whose osmotic pressure are same, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या मैं ऐसे अब लिख दूं, मान लीजिए एक कोई सॉल्यूशन है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है आपका, या फिर मैं पाई, एक सॉल्यूशन मेरे पास है पाई, और मतलब एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, और दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2,
और पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए, सी एस टी, पाई इक्वल टू सी एस टी होता है। सी को मैंने C1 कर दिया पहले सोल्यूशन के लिए, C1S T यहां आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा C2S T। बताइए ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो आया था आपका सोल्यूशन कांस्टेंट, तो ये सोल्यूशन कांस्टेंट आपका कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर आपका क्या है, रूम टेम्परेचर की ही बात होती है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि C1 किसके बराबर आ जाएगा, C2 के बराबर आ जाएगा। और जब मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात की थी तो सबसे पहले आपके मुंह से यही निकला कि जो आइसोमोलर सॉल्यूशन होते हैं, आइसोमोलर का मतलब ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट सेम हो जाए, वो आपके आइसोटोनिक कहलाते हैं। और ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या बताया कि ऐसे दो लोग, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो वो आपके आइसोटोनिक कहलाते हैं। जैसे मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को सेम किया वैसे ही मुझे एक और रिजल्ट मिल गया यहां पर कि आइसोमोलर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ही सेम नहीं होता, उनकी यहां पर मोलरिटी भी सेम होती है, उनकी कंसंट्रेशन भी सेम होती है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लो आइसोमोलर सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस पॉइंट को नोट करो और इंपॉर्टेंट इस पे डालो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपके न्यूमेरिकल में। कह देगा दो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेगा आपसे कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा किसी भी एक का। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा आप, ठीक है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो गई, बस हमको क्या करना है अब, क्वेश्चन प्रैक्टिस इनकी करनी है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस रात में करेंगे और रात वाली क्लास में हम इसकी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। जो भी पॉइंट अभी तक मैंने इसमें लिखवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से जाओगे और इनको लिखोगे। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है ये लिखोगे, खासकर मूवमेंट किसका किधर से किधर होगा ये नोट करोगे, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से ये पॉइंट पढ़कर आओगे जिससे कि रात में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों का जवाब खुद दे पाओ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग शाम को मिलें। चलिए ओके बाय बाय। अच्छा सबको समझ में आया ना, ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।